जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से मतलब 4,500 साल पहले था, पर उसकी प्लानिंग, उसकी बनावट आज के बड़े बड़े शहरों को भी टक्कर दे सकती है। जी हाँ, ये कहानी है मोहनजोदाड़ो की, एक ऐसी खोई हुई दुनिया जो सच में हमें इतिहास के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या सच में कोई 4,500 साल पुराना शहर आज के जमाने से भी ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम सीधे चलते हैं मोहनजोदारो की उन प्राचीन गलियों में। तो कहानी शुरू होती है इस भूले हुए महानगर की। देखिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता का धड़कता हुआ दिल था। एक ऐसी सभ्यता जिसकी सोच अपने वक्त से, आप कह सकते हैं, सदियों आगे की थी। और हम किस वक्त की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व की। जरा अंदाजा लगाइए, मतलब जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता फल फूल रही थी, ठीक उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में ये महान सभ्यता अपने चरम पर थी। हजारों साल सोचिए, हजारों साल तक ये पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन था, किसी को पता तक नहीं था। फिर आया साल 1922, जब एक पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी ने इसे खोज निकाला, और बस दुनिया के सामने एक भूली बिसरी कहानी फिर से जिंदा हो गई। लेकिन मोहनजोदाड़ो की असली खासियत क्या थी? वो क्या चीज है जो इसे सबसे अलग बनाती है? वो है इसकी शहरी योजना, मतलब कमाल की नगर योजना। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भविष्य में जाकर शहर बसाने की कोई क्लास ली हो और फिर वापस आकर ये शहर बनाया हो। अब जरा इस पर गौर कीजिए। आज भी हमारे कई शहरों की गलियां टेढ़ी मेढ़ी बेतरतीब होती हैं, है ना? लेकिन वहां हजारों साल पहले सड़कें एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न में बनी थी। मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। ये वही डिजाइन है जिसे आज के मॉडर्न शहर अपनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लगा कि ग्रिड पैटर्न ही कमाल था, तो जरा इनकी ड्रेनेज व्यवस्था के बारे में सुनिए। ये तो और भी हैरान करने वाली है। देखिए, हर एक घर, हर घर की नाली सड़क पर बनी ढकी हुई नालियों से जुड़ी थी, और फिर ये सारी नालियां बड़ी बड़ी सीवेज लाइनों से जुड़कर सारा गंदा पानी शहर से कोसों दूर ले जाती थी। इससे साफ पता चलता है कि उन लोगों के लिए साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य कितना ज्यादा मायने रखता था। पूरा शहर भी बड़े ही सलीके से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था गढ़ी, यानी ऊपरी शहर, जो थोड़ी ऊंचाई पर बना था। यहाँ शायद जरूरी सार्वजनिक इमारतें रही होंगी। और दूसरा था निचला शहर, जहाँ आम जनता रहती थी। ये बंटवारा अपने आप में बताता है कि उनका समाज कितना ज्यादा व्यवस्थित और संगठित था। अच्छा, एक और कमाल की बात सुनिए। पूरे के पूरे शहर में जितनी भी ईंटें इस्तेमाल हुई, वो सब एक ही नाप की थी, एक ही साइज की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि कोई एक केंद्रीय संस्था थी जो निर्माण के नियम बनाती थी और ये भी पक्का करती थी कि उन नियमों का सख्ती से पालन हो। ठीक है, तो शहर की बनावट तो लाजवाब थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन इमारतों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? उनका समाज कैसा था? चलिए अब थोड़ा इसमें झांक कर देखते हैं। शहर के बीचों बीच हमें 3 बहुत बड़ी और अहम इमारतें मिलती हैं, जो उनके सामाजिक जीवन की पूरी कहानी बयां करती हैं। पहला, विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा तालाब जो शायद किसी धार्मिक काम या सामाजिक समारोह के लिए इस्तेमाल होता होगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा अन्न भंडार, जो इस बात का सबूत है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित थी। और तीसरा, एक असेंबली हॉल, जहां शायद सब मिलकर शहर के बड़े फैसले लेते होंगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। देखिए, मिस्र हो या मेसोपोटामिया, वहां राजाओं के बड़े बड़े महल मिले हैं, विशाल मंदिर मिले हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। न कोई आलीशान महल, न कोई भव्य मंदिर। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक ऐसा समाज था जहाँ कोई एक राजा नहीं होता था? क्या सब लोग मिलकर फैसले लेते थे? शहर की बनावट और समाज को तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, पर इन लोगों ने अपने पीछे कुछ ऐसे सुराग भी छोड़े हैं जो हमें उनकी कला, उनके व्यापार और उनके सबसे गहरे रहस्यों की तरफ ले जाते हैं।
और ये देखिए, ये है वो मशहूर डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति। जरा इसके अंदाज को देखिए, इसके आत्मविश्वास से भरे पोज को। आज से हजारों साल पहले कांस्य जैसी धातु से इतनी जीवंत और कलात्मक मूर्ति बनाना, ये उनके अद्भुत शिल्प कौशल का जीता जागता सबूत है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर, और वो है सिंधु लिपि। हमें वहां से हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर ये अजीब रहस्यमयी चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है, कोई नहीं समझ पाया कि इनका मतलब क्या है। ये एक ऐसी भाषा है जो हमारे सामने है पर हमेशा के लिए खामोश है। कभी सोचे इन नन्हे नन्हे चिन्हों में कितने बड़े राज दफन होंगे? शायद उनकी मान्यताएं, उनके व्यापार के हिसाब किताब, उनकी लोक कथाएं, ना जाने क्या क्या। सब कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने है, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन हमें और भी बहुत कुछ मिला है। बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, खेल के लिए पासे और बेहद खूबसूरत मिट्टी के बर्तन। ये सारी चीजें हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक देती हैं। इतना ही नहीं, समुद्री व्यापार के भी पक्के सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि ये लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी जुड़े हुए थे। मतलब साफ है, ये लोग सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक भरा पूरा, एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। एक इतना एडवांस, इतना व्यवस्थित शहर, एक इतनी महान सभ्यता, आखिर हुआ क्या? ये सब अचानक से गायब कैसे हो गईं? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान किए हुए है। इसके अंत को लेकर कई अलग-अलग थ्योरीज हैं, पर कोई पक्का जवाब नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बहुत भयानक बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ का मानना है कि जिस सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पली बड़ी, उसी ने अपना रास्ता बदल लिया। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद किसी बाहरी ताकत ने उन पर हमला कर दिया हो। सच क्या है, ये आज भी एक राज है। और आखिर में हम बस इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि इतनी विकसित, इतनी समझदार सभ्यता आखिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से कैसे मिट गई? मोहनजोदड़ो हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि हम इतिहास के बारे में जितना जानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। और शायद यही रहस्य ही है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है।